हिस्ट्री सभी को बोरिंग लगती है क्योंकि कुछ याद ही नहीं होता। तो बच्चों, इसी हिस्ट्री को आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान करके आपको ऐसा चैप्टर समझा दूंगा कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज आपके लिए दोबारा से मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ कि क्लास 8 का हिस्ट्री का 4th चैप्टर आदिवासी दीगू एक स्वर्ण युग की कल्पना। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? हमें आदिवासियों के बारे में पढ़ना है, ये दीकू क्या है इसके बारे में पढ़ना है, और ये स्वर्ण युग की कौन सी कल्पना ये लोग कर रहे हैं इनके बारे में हमको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको एक छोटी सी कहानी याद रखनी है। देखिए, एक एक चीज़ हम लाइन वाइज पढ़ेंगे जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, 1895 में बिरसा मुंडा यानी कि नाम का एक आदमी था जो झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों में गांव में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था, अनाज की छोटी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। ठीक है, बिरसा ने खुद ये ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा के लिए और दीकुओं दीकू कौन है बेटे, नाम से पता लग गया। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि दीकुओं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो दीकू कौन है बेटे, यहाँ पर बाहरी लोग यानी कि अंग्रेजों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उनकी गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। ठीक है, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बेटे बिरसा कह रहा है। एक एक शब्द को हम ध्यान से देखेंगे जिससे कि हमारे को पूरा चैप्टर याद हो जाए। ठीक है, ये चैप्टर बेटे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बिरसा का जन्म मुंडा परिवार में हुआ था। ठीक है, मुंडा एक जनजातीय समुदाय है बेटे, छोटा सा, जो कि छोटा नागपुर में रहता है। ठीक है, बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी थे। यानी कि जो बिरसा को मानने वाले लोग थे उसमें केवल मुंडा ही नहीं बल्कि संथाल और उरांव लोग भी थे। ठीक है, ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों, अंग्रेज शासन यानी कि दीकू यानी कि अंग्रेज शासन, ठीक है, से समस्याओं से बेचैन थे। ठीक है, उनकी जीवन पद्धति पूरी तरह नष्ट हो गई थी, आजीविका उनके खतरे में थी, रोजगार छिन गया था। ठीक है, उनका धर्म भी खराब होता जा रहा था। ठीक है, अब ये जो बिरसा था बेटे, किन किन समस्या को हल करना चाहता था ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, दीकू किन्हें कहा जा रहा था, ये बाहरी लोग थे कौन, उस इलाके में लोगों को गुलाम कैसे बना लिया। ठीक है, अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था, आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पूरे चैप्टर में जनजातियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, तो हमें ये जानने से पहले हमें देखना होगा जनजाति लोग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 19वीं सदी के देश के विभिन्न भाग में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। ठीक है, बेसिकली अगर हम आदिवासियों की बात करें तो 3 तरीके के लोग आदिवासी लोग रहा करते थे। सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ लोग जो थे बेटे वो झूम खेती करते थे। अब झूम खेती क्या है? झूम खेती आपने इस जियोग्राफी के चैप्टर में, कृषि वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, कर्तन और दहन पद्धति वाली, कि जो किसान होते हैं एक छोटे से खेत को, मतलब जंगल में एक छोटा सा किनारा साफ करते हैं, उसमें पेड़ों को जला वला के फिर आगे के खेती करने चले जाते हैं, उस जगह पे फसल उग जाती है। तो यही झूम खेती होती है। झूम यानी कि इधर उधर घूम घूम कर। ठीक है, झूम खेती को बेटे घूमंतु खेती यानी कि घूम घूम कर करने वाली खेती भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कैसे करते हैं हम सब पहले जान चुके हैं कि जंगल में छोटे से भूखंड को साफ करा। ठीक है, उसमें जमीन तक धूप लाने के पेड़ों के ऊपर हिस्से को काट दिया, फिर उसको घास फूस को जलाकर साफ कर लिया। इसके बाद घास फूस में जो भी राख राख थी उसको जमीन में छिड़का दिया। ठीक है, और राख में पोटाश होता था जिससे कि मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। फिर वो कुल्हाड़ों से पेड़ काटते और कुदालों से जमीन के ऊपर सतह को खुरस देते और खेत जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। यानी कि बीजों को बस ऊपर से छिड़काव कर देते थे। एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काटकर वो दूसरी जगह के लिए चल पड़ते। उस जगह पर रुकते नहीं थे वो लोग, ताकि वहां पर दोबारा से नए पौधे उग जाए। ठीक है, और जहां पर वो नहीं रुकते थे वहां पर जो फसल काटी जाती थी और कई साल तक उस जगह को छोड़ दिया जाता था ताकि पेड़ पौधे वहां पर उग जाएं। तो उस जगह को बोला जाता था परती। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। यानी कि आदिवासियों का एक प्रकार क्या हो गया बेटा, झूम खेती करने वाला, घूमंतु, घूम घूम कर इधर उधर जाने वाला हो गया। ठीक है, ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये बेसिकली आपको पूर्वोत्तर में, मध्य भारत के पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जिंदगी, इनकी जो जिंदगी थी वो जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही, फसल उगाने के लिए जमीन जंगलों का इस्तेमाल पर आधारित थी। ठीक है, तो पहले तो हमारे कौन हो गए? आदिवासियों के बारे में हमने पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा कि आदिवासी के बारे में हमने पढ़ना है। तो आदिवासी में पहला जो प्रकार हो गया वो कौन सा हो गया बेटे? झूम खेती करने वालों का। ठीक है, अगला आ गया शिकारी। ठीक है, यानी कि कुछ आदिवासी लोग शिकारी थे या संग्राहक थे। ठीक है, ये लोग पशुओं का शिकार करते थे या वन्य जितने भी उत्पाद होते हैं ना, जंगलों से मिलने वाली चीजों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटे सारा के सारा उनका जीवन यापन जंगलों पे ही हमारा निर्भर होता है उन लोगों का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, इनके नाम भी आपको याद रख के चलने हैं कि उड़ीसा के अंदर खोंड समुदाय हो गया। ठीक है, जो कि जंगलों पर निर्भर था पूरी तरह। ये टोलियां बनाकर शिकार करते थे, जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। जंगलों से मिले फल फूल जले जो जड़े वगैरह हैं जो भी खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इलाज के लिए बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठे हुई चीजों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी बुनकरों को चमड़ा वमड़ा चाहिए था तो वो इन्हीं लोगों पर डिपेंड होते थे। ठीक है ना, देखिए, कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वो खोंड समुदाय के लोगों को बोलते थे। ठीक है, क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते थे। ठीक है, इन समुदाय को चावल अनाज कहाँ से मिलता था? देखो, कई बार अब ये लोग
खाना कहाँ से जुटा पा रहे हैं, ये चीज़ के बदले में चीज़ लेते थे। ठीक है, कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। अब देखिए बेटे, केवल जंगलों पर निर्भर रहेंगे तो खाना तो मिलेगा नहीं, तो ये लोग जो बाकी जो बचे लोग थे वो क्या करते थे, कभी कभी गाँव में नौकरी करने चले जाते थे। ठीक है, कोई बोझ उठा था, यानी कि कुली का काम करने लग गया। ठीक है, कोई सड़क निर्माण के काम में लग गया, कोई खेत में मजदूरी करने लग गया। तो इस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, उत्पादन जब कम पड़ जाते तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। ठीक है, उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे कि मध्य भारत में बैगा हो गया। ठीक है, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। अब ये जो बैगा समुदाय के लोग थे, इनको लगता था नहीं भाई, जो जंगल है वो ही हमारे लिए जंगल की संतान है हम तो। ठीक है, और जंगल ही हमको पालेंगे, तो इसलिए ये लोग किसी के गुलाम बनने से कतराते थे। ठीक है, मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात होती थी। ठीक है, इसलिए किसी के लिए गुलामी नहीं करते थे। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त, यानी कि एक दूसरे से खरीद लेते थे। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी जो व्यापारी हो गए या महाजन जो पैसा वैसा देते हैं, उन पर ये निर्भर हो जाते थे। ठीक है, तो दो तरीके के हमने पढ़ लिया। ठीक है, व्यापारी बेचने की चीज़ लेकर आते, भारी कीमतों पर चीज़ें बेचते। सूदखोर महाजन आदिवासियों को कर्जा तो देते, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था, तो इस प्रकार से वो भी इनको लूटते रहते थे। ठीक है, तो हमने दो आदिवासियों के बारे में पढ़ लिया, एक झूम खेती करने वाले और एक बेटे कौन से वाले, जो कि शिकारी पशुचारक हो गए, या फिर आपके सॉरी जो आपके शिकारी हो गए और संग्राहक हो गए, इनके बारे में पढ़ लिया। तो दो तरीके के आदिवासी हो गए। ठीक है, और एक थे बेटे पशुपालक, यानी कि जानवर पालने वाले। ठीक है, ये जानवर पालकर अपनी जिंदगी गुजार बसर करते थे। जैसे कि जानवरों से मिलने वाले जो भी उत्पाद हैं उनको बेचते थे और अपने सामान, अपने जो जीवन यापन की चीज़ें हैं वो इकट्ठा करते थे। ठीक है, जैसे कि जानवर पालते थे। ठीक है, चरवाहे थे, मवेशी मौसम के हिसाब से अपने भेड़ बकरियों को, मवेशियों को लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। ठीक है, जहाँ पे एक जगह घास खत्म हो जाती तो वो दूसरी जगह चले जाते। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले गुज्जर हो गए। ठीक है, लबाड़िया हो गए, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया। ठीक है, ये सब गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी हो गए। ये सारे के सारे जितने भी नाम हैं, ये सारे के सारे उनके नाम है बेटे आदिवासियों के। ठीक है ना, आदिवासी समुदायों के नाम है ये। ठीक है, लोग गडरिये थे, कश्मीर के बकरवाल ये बकरियां पालते थे। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है कि भाई कुछ लोग एक जगह खेती करते थे, यानी कि चौथा टाइप हो गया आदिवासियों का। ध्यान से देखिए, चार टाइप के आदिवासी अब तक हमने पढ़ लिए। पहला घुमंतु वाले, ठीक है, फिर दूसरा हमारे शिकारी और संग्राहक वाले, इसके ऊपर हमने पढ़े पशुपालक। अब कुछ लोग एक जगह टिक कर खेती करने लग गए। ठीक है, यानी कि परमानेंट किसान बन गए ये लोग। ठीक है, 19वीं सदी से पहले बहुत सारी जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। ठीक है, उन्हें बार बार जगह बदलने की बजाय 7-10 साल एक ही जगह पर खेती करते रहे। वे हलों का इस्तेमाल करते थे और धीरे धीरे जमीन पर अधिकार भी मिलते जाते थे, यानी इनको जमीन भी, जो अंग्रेज थे उन्होंने उनको जमीन पर अधिकार भी दे दिए। जैसे कि छोटे नागपुर के मुंडाउन की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उनके मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। ठीक है, मूल निवासी होता क्या बेटे, मूल जो वहीं पर पैदा हुए हों। ठीक है ना, जिन्होंने जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं जिनकी वंशावली, जो एक जगह पे वहाँ के पर्सनल लोकल लोग होते हैं उनको मूल निवासी बोला जाता है। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। ठीक है, वो मूल निवासी थे। ठीक है, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुछ कुल के कुछ लोग और से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे, मुखिया बन जाते थे। यानी कि देखो, जिसके पास भी ज्यादा पावर होती थी पूरे के पूरे समुदाय में, वो अक्सर राजा बन जाता था, मुखिया बन जाता था। ठीक है, और बाकी सारे उसके शिष्य यानी कि अनुयायी बन जाते थे। जो ताकतवर होते थे वो खुद खेती करने के बजाय दूसरों से अपनी जमीन देकर उनको बटाई पर काम करवाते थे। ठीक है, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वाले लोगों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, अब देखिए अंग्रेजों की मैं आपको थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि अंग्रेजों को चाहिए थे भाई जो उनके लिए पैसा कमा के दे। ठीक है, अब ये लोग जो हमने ऊपर के पढ़े ना, वो लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। ठीक है, तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे अंग्रेजी लोग, लेकिन ये बेचारे एक ही जगह पे टिक के रहेंगे तो अंग्रेज क्या कर पाएंगे बेटे, इनको अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे। ठीक है, तो सभ्य इसलिए कह रहे हैं, वो सभ्य इसलिए नहीं कह रहे कि भाई ये आदिवासी हैं तो सब मतलब ये इधर उधर खेती वेती कर रहे हैं, सभ्य इसलिए कह रहे हैं कि कंट्रोल कर पा रहे हैं उनको वो। ठीक है ना, तो लेकिन क्योंकि ऊपर वाले जो थे वो इधर उधर घूमते रहते, उनको कंट्रोल वो नहीं कर पाते थे। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश अफसरों को लगते थे, क्यों लगते थे भाई, क्योंकि जंगलों में रहने वालों जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना जरूरी है। ठीक है, अब ये हमने देखा कि भैया जो भी आदिवासियों के टाइप हैं, ये सब हमने देख लिया कि भाई किस प्रकार से अपना जीवन यापन गुजर कर रहे हैं। अब अंग्रेज जब क्या नए नए कानून लेके आए और इनका जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया, कैसे प्रभावित हो वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आदिवासियों, देखो औपनिवेशिक शासन यानी कि अंग्रेजों वाला शासन जो है, ठीक है, उनके जीवन पर के लिए भैया बहुत सारे क्या कानून वगैरह लेके आए। तो आदिवासी मुखियाओं को क्या हुआ, देखिए अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो आदिवासियों के मुखिया जो होते थे उनका महत्वपूर्ण स्थान होता था। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज आ गए तो क्या हुआ, देखिए उससे पहले ना इनके पास बेटे ज्यादा आर्थिक ताकत थी, यानी कि पैसे से रिलेटेड ताकत बहुत थी। इलाके पर नियंत्रण भी इन्हीं का होता था। इनकी अपनी खुद की पुलिस भी होती थी। जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थायी नियम खुद बनाते थे ये लोग, यानी कि जो भी नियम है जंगलों के जो नियम थे ये खुद बनाते थे।
ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि इन बेचारों की जब जैसे अंग्रेज आए तो इनकी जो आदिवासी मुखियाओं के कामकाज अधिकार काफ़ी बदल गए, ठीक है। इनकी शासकीय शक्तियाँ यानी कि जो शासन चलाते थे ना अपने इलाके पर, वो छिन गया, ठीक है। ब्रिटिश और नियम जो ये बनाते थे वो भी बंद हो गए। अब इनको ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियम को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, ठीक है। नजराना देना पड़ता था, अंग्रेजों को पैसा देना पड़ता था, ठीक है। अब क्या होता था, अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। यानी कि जो अंग्रेज बोले अब इनको बेचारों को वो करना पड़ रहा है। पहले अपनी मर्जी के मालिक थे, ठीक है, पहले उनके पास जो ताकत थी वे अब नहीं रही, ठीक है, और ये परंपरागत कामों में लाचार हो गए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अंग्रेजों ने इनके पूरे जीवन को तहस नहस कर दिया, ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अब ऊपर जो हमने चारों पढ़े ना, उनके बारे में देखेंगे कि उनका क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था झूम खेती करने वाले, तो घुमंतु काश्तकारों को क्या हुआ। देखो, ऐसे समूह जो अंग्रेजों को काफी परेशानी थी क्योंकि इधर उधर भटकते रहते थे। मैंने आपको बताया क्योंकि एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे, तो इसलिए आदिवासी को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। अंग्रेज चाहते थे कि एक जगह पे स्थायी रूप से रहें और खेती करें, ठीक है, क्योंकि इनको नियंत्रण, वो आगे नहीं बात कि भाई इनको नियंत्रण करना आसान होता था, ठीक है। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत चाहते थे, यानी कि अंग्रेजों को केवल पैसा चाहिए था, ठीक है, और वो पैसा तब मिलता जब इन पर पूरा कंट्रोल होता। कंट्रोल कैसे होता, जब एक जगह टिक कर रहते। तो अंग्रेज चाहते थे कि एक जगह टिक कर रहे, ठीक है। तो उन्होंने कुछ लागू कर दिए नियम, ठीक है। उन्होंने जमीन को नापा, ठीक है, और व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि इस इतने व्यक्तियों को इतना इतना हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और उस जमीन पर से उनको क्या देना पड़ेगा, लगान, यानी कि बेटे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी डिसाइड कर दिया पहले से। किसानों को भूस्वामी को दूसरे पट्टेदारों को घोषित कर दिया गया, ठीक है। किसानों को भूस्वामी बना दिया गया, जमीन का मालिक बना दिया गया, और दूसरों को पट्टेदार बना दिया गया, ठीक है। पट्टेदार क्या होते थे बेटे, अपने भूस्वामी को भाड़ा चुकाते थे, ठीक है। यानी कि जो भी किसान की जमीन पर काम करेगा, पट्टेदार होगा, वो भाड़ा चुकाएगा, रेंट देगा, ठीक है। और भूस्वामी सरकार को लगान देगा, यानी कि टैक्स भी देगा, ठीक है। अब झूम काश्तकारों को, ठीक है, स्थायी रूप से बसाने के लिए अंग्रेजों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही, ठीक है। जहां पानी कम हो, मिट्टी सूखी हो, वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता था, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही होता था, ठीक है। उनकी खेत में मतलब उपज नहीं आ पाती थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल नहीं उगा पाते थे। पूर्वोत्तर राज्यों में झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि परंपरागत ढंग से ही उनको जीने दिया जाए, ठीक है। इसके बाद जो अंग्रेजों को ये बात माननी पड़ी और घुमंतू करने के लिए उनको छूट दे दी गई, ठीक है। तो यानी कि ये हुआ उन बेचारों के साथ, ठीक है। आगे देखिए कि वन कानून लेके आए, ठीक है। अब अंग्रेज लोग वन के लिए यानी कि जंगलों के लिए कानून लाए, और क्या क्या कानून लाए उनके बारे में देखेंगे, और किस प्रकार से इन लोगों का जीवन खराब हुआ उसके बारे में भी हम जानेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। जो भी अंग्रेज कानून लाए उनके बहुत असर पड़े, जैसे कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। और जंगलों को राज्य की संपत्ति यानी कि अपनी संपत्ति घोषित कर दिया, सरकार की संपत्ति, ठीक है। यानी कि अंग्रेजों ने बोला कि भाई जितने भी जंगल है वो हमारे हैं अब, ठीक है। कुछ जंगलों को आरक्षित वन बना दिया, ठीक है, वहां पर कटाई कर ही नहीं सकते, ठीक है। और वहां पर क्या होता था, ऐसे जंगल जहां पे अंग्रेजों की जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी, यानी कि घर बनाने के लिए इमारत वाली लकड़ी पैदा कर सकते थे, ठीक है। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने, ठीक है, ये सब करने पर मना कर दिया कि भाई यहाँ पे तुम आ ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, तो एक समस्या पैदा हो गई। समस्या थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने, स्लीपर्स यानी कि वो जो लकड़ी के छत तख्ते जो रेल के पटरियां बिछाई जाती है ना वो, ठीक है। तो अब इनके लिए क्या है, लेबर चाहिए, है ना, मजदूर भी चाहिए थे। तो ये मजदूर कहाँ से आएंगे, औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी हल ढूंढ निकाला। क्या निकाला अंग्रेजों ने, इसका एक हल निकाला। अंग्रेजों ने क्या किया, झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दे दिए, ठीक है। ये जो घूम घूम के खेती करने वाले लोग थे ना, इनको बोला कि भाई जमीन के छोटे टुकड़े लो, वहां पे खेती करो, जो मर्जी करना वो करो, ठीक है, लेकिन मजदूरी करो भाई, किसके लिए, वन विभाग के लिए, ठीक है। जो वन विभाग कह रहा है उसके लिए मजदूरी करो, पेड़ काटो, स्लीपर वगैरह, रेल की पटरी वगैरह के लिए, ठीक है, जंगलों की देखभाल करो, ठीक है। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की यानी कि सस्ती लेबर पे आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन में गाँव बसा दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने इनको झूम खेती वालों को थोड़ा बहुत कब्जे में लाया, ठीक है। बहुत सारे आदिवासी समूह ने औपनिवेशिक वन के कानूनों का विरोध किया, ठीक है। कुछ लोगों ने इन कानूनों का विरोध किया, नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया, ठीक है, जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार खुलेआम खुलेआम ये लोग बगावत भी कर देते थे। जैसे कि बगावत की अगर हम बात करें तो 1906 के अंदर सोंगरम संगमा, ठीक है, इन्होंने असम में, और 1930 के दशक मदक में मध्य में क्या पे वन सत्याग्रह, ये सारे विद्रोह थे जो कि खुलेआम विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ में, ठीक है। अब एक और समस्या है कि भाई व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूह ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आते थे, ठीक है, और वहां से वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने आदिवासियों को मजबूर करने पे ले आ रहे थे। यानी कि ये लोग ना आदिवासियों की जिंदगी को खराब करने आ रहे थे, अच्छी तरह से हम देखें तो, ठीक है। जो भी सामान होता था उसको जल्दी जल्दी खरीदते थे, कर्जा देते थे, ठीक है, और मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे कि जल्दी से आओ हमारे पास मजदूरी करना शुरू करो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, जैसे कि रेशम उत्पादकों की स्थिति देखिए हम, ठीक है। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोप बाजारों में भारी मांग थी,
ठीक है। भारतीय रेशम अच्छी गुणवत्ता वाला होता था, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ से निर्यात तेजी से बढ़ रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी क्या करा, रेशम में अपना जोर दे दिया कि भाई इसको उगाओ, रेशम की खेती करो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, झारखंड के अंदर हजारीबाग है, ठीक है, वहाँ पे संथाल रेशम के कीड़े पालते थे ये लोग, ठीक है, कोकून जो होते हैं, ठीक है। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजते, ठीक है, और आदिवासियों को कर्जे देते, ठीक है। और कृमि कोश यानी कि जो वो रेशम के कीड़े का जो होता है जिसको कोकून होता है ना, वो उसको इकट्ठा कर लेते। 1,000 कृमि कोशों के लिए 3 से 4 रुपए देते वो उनको। यानी कि जो किसान लोग, जो जो आदिवासी लोग हैं, उन बेचारों को ये 3 से 4 रुपए दे रहे हैं, लेकिन खुद जब इसको बर्धमान भेज दिया था, जगह का नाम है बेटे ये, ठीक है, वहां पर उनको 5 गुना कीमत पर, ठीक है, कीमतों पर बेचा जाता, ठीक है। निर्यातकों और रेशम उत्पादों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौली बहुत मुनाफा कमाते थे। जो बिचौलिए थे वो बहुत मुनाफा कमा रहे थे, ठीक है। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि जितने, आप देखो सिंपल सी बात है भैया, आपको तो गुस्सा आएगा ही आएगा ना कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं और खुद पैसा कमा रहे हैं और आप गरीब से गरीब, गरीब से गरीब हो रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये लोग जो थे, ये आदिवासी समुदाय व्यापारियों को दुश्मन मानने लगे थे, ठीक है ना। तो ये हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है बेटे, अब ये लोग काम की तलाश में, जब इनके पास कुछ बचा ही नहीं, जंगल थे उस पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब ये जो आपके महाजन लोग थे, ये जो लोग थे, ये भी इनकी वो कर रहे थे बेटे, मतलब इनका फायदा उठा रहे थे, ठीक है ना। तो ये बेचारे क्या करते, ये काम की तलाश में दूर दूर जाने लगे, ठीक है। तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा और भी खराब हो गई थी, ठीक है। जैसे कि चाय के बागान फैलने लगे 19वीं शताब्दी के आखिर में, ठीक है। और खनन यानी कि जो खुदाई था वो भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों, झारखंड की कोयला खदानों में आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों से ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था, ठीक है। ठेकेदार ना तो उन्हें बहुत कम के अच्छा, इनको ना केवल बहुत कम वेतन दिया जाता था बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने दिया जाता था। यानी कि बोले तो इनसे बेगार करवाया जाता था। बेगार यानी कि बिना पैसा दिए बेटे मजदूरी वगैरह इनसे करवाई जाती थी, ठीक है। तो ये सब हो रहा था इन बेचारे आदिवासियों के साथ, ठीक है। अब और क्या हो रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना कि भैया 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने और 55 में संथालों ने बगावत कर दी, ठीक है। अब कौन इतना पिस के रहेगा, सिंपल सी बात है, किसी को दबाया जाए दबाया जाए दबाया जाए तो एक दिन तो वो आवाज उठाएगा। तो यही हुआ, ठीक है। 1831 से 32 में कोलों ने और 55 में संथालों ने बगावत कर दी, ठीक है। बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हो गया, ठीक है। बिरसा जी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वह भी इसी तरह का एक विद्रोह था, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो वो ये हमारा बेटे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि बिरसा मुंडा ने क्या किया। बिरसा मुंडा है कौन, कौन है भाई ये, ठीक है। हम देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसके बारे में जाना था, अब और अच्छे से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा बचपन में भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते उनका जो बचपन था स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता, ठीक है। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बहोंडा, ठीक है, बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। जगह का नाम है ये, ठीक है। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता काम की तलाश में जगह जगह भटकते थे, ठीक है। लड़कपन में बिरसा के अतीत में मुंडा विद्रोह की कहानी सुनी। यानी कि जब जब छोटा सा था बिरसा, तभी उसने क्या किया बेटे, मुंडाओं के विद्रोह की कहानी सुनी, किस प्रकार से मुंडाओं ने अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया, ठीक है। कई बार समुदाय के सरदारों मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा। यानी कि कई बार जो लोग विद्रोह करते थे उनको भी उसने सामने सामने से देखा, ठीक है। तो बिरसा के समुदाय के ऐसे स्वर्णिम की बात किया करते जब मुंडा लोग दीकों के उत्पीड़न से पूरी तरह आजाद थे, ठीक है। और उसने ये बातें भी सुनी थी कि वो ऐसा भी टाइम था जब कोई दीकू नहीं था, यानी कि कोई बाहरी लोग नहीं था जो उन पर शासन कर सके, ठीक है। केवल वो खुद ही अपनी मर्जी के मालिक हो करते थे, है ना। तो वो चाहते थे कि वही चीजें थी जो दोबारा से लाई जाए, ठीक है। सरदारों को कहना था कि एक बार फिर से समुदाय पूरी तरीके से बहाल हो जाएंगे। खुद के इलाके में मूल निवासियों का वंशज मानते थे। अपनी जमीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे जो जो भी लोग थे, ठीक है ना। वो याद दिलाते हैं कि अपना साम्राज्य वापस पाना है, ठीक है। यानी कि लोगों को ये बोलते थे कि भैया लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपना समाज जो है, हमारा साम्राज्य जो है, हमको वापस पाना है, ठीक है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। अब मिशनरी स्कूल में क्या है बेटे, ये अंग्रेजों ने चालू किए थे ईसाई बनाने के लिए, मतलब इनको चालू किया गया था, ठीक है। मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने ये सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए। देखिए आगे ना ईसाई वाली बात, ठीक है। तो ये ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, तो ये भी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। बाद में बिरसा ने जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया, ठीक है। शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा ने जिन विचारों के संपर्क में उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा चाहते थे कि जितना भी आदिवासी समुदाय वो सुधरे, ठीक है। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया, उन्होंने बोला मुंडाओं से कि वे शराब पीना छोड़ दें, ठीक है, गांव को साफ रखें, डायन जादू टोने में विश्वास ना करें,
यहाँ तक कि बिरसा ने मिशनरियों, जो स्कूल वाले थे और जो जमींदारों का भी लगातार विरोध किया, ठीक है, क्योंकि वो उनको बाहर का मानते थे। वो मानते थे कि जो मुंडाओं की जीवन शैली है ना, यानी कि जो आदिवासियों की जीवन शैली है, ये लोग उनको नष्ट कर रहे हैं, ईसाई बनाना चाहते हैं, ठीक है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि अपने गौरव के लिए, यानी कि अपने ईमान के लिए, ठीक है, अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें, ठीक है, और स्वर्ण युग, यानी कि स्वर्ण युग, सतयुग, ठीक है, यानी कि वो युग जिस टाइम पर कोई भी जो दीकू थे, यानी कि बाहरी लोग थे, वो नहीं थे, और जो ये अपने मुंडा लोग थे वो अच्छी तरह से जीवन जीते थे, ठीक है, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों नियंत्रण करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, यानी कि अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते थे, ठीक है। तो वैसा ही टाइम उनको वापस लाने के लिए बोलता था ये, ठीक है। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों, रिश्तेदारों को खून नहीं पाते थे, ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि वो अपनी जमीन पर फिर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे, अपने खेतों में काम करें, ठीक है। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब अंग्रेज लोगों को तो देखो सिंपल सी बात है, बिरसा लोगों को इकट्ठा कर रहा था, तो अंग्रेजों को इससे डर लगने लगा और उनको क्या होने लगा कि बेटे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। तो यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों, सरकार को बाहर निकालने के बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था, ठीक है। अब वो था हमारा बिरसा मुंडा, ये चाहता था कि भैया जितने भी मिशनरी, महाजन, ये भूस्वामी है, ये सरकार है, ब्रिटिश लोग हैं, वो सब दूर हो जाए, ठीक है, और हमको वैसे ही जीने दे जैसे हम पहले जीते थे, ठीक है। ये आंदोलन इन्हीं ताकतों को, मुंडाओं की सारी समस्याओं, कष्टों को स्रोत मानता था, ठीक है। अंग्रेजों की भू नीतियां जो थी, जो कानून लाए गए थे जमीन को लेकर, ठीक है, वो भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, ठीक है। भूस्वामी, महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे, मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे, यानी कि ईसाई बनने पर जोर देते थे और उनकी खुद की संस्कृति को वो बुरा बोलते थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ बेटे, 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया, दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई, और जैसे ही वो 1897 में जेल से लौटा तो दोबारा समर्थन जुटाना शुरू किया, दोबारा से लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, गाँव गाँव घूमने लगा, ठीक है। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत तरीकों, प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। उसने बोला, आह्वान किया कि भाई उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण हो। रावण कौन, यानी कि जो बाहर के लोग हैं, दीकू यानी कि बाहर के महाजन वगैरह जो भी हैं, और यूरोपीय लोग हैं, इनको तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने में, चर्चों पर हमले किए, महाजनों और जमींदारों की संपत्ति पर धावा बोल दिया। सफेद झंडा इनका प्रतीक था बेटे, सफेद झंडा क्या था, इनका राज का प्रतीक था, ठीक है। और 1900 में बिरसा की बेटे हैजे की बीमारी से मृत्यु हो गई, आंदोलन फिर से ठंडा पड़ गया, ठीक है। लेकिन इस आंदोलन के 2 महत्वपूर्ण मायने थे। पहला कि भैया औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया गया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन से कब्जा ना कर सके, यानी कि जो बाहर के लोग थे वो इन बिचारों की जमीन पर, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों पर निर्भर करते हैं, इनकी जमीन पर कोई और कब्जा ना कर सके, ऐसे कानून बनाए गए, ठीक है। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि जो भी औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने के लिए आदिवासी सक्षम है, यानी कि आदिवासी किसी से भी कम नहीं है, ये उनको बता दिया गया, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। अब आपको कोई भी इसके अंदर डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए बेसिकली अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हमने क्या बात की बेटे, हमने सबसे पहले चैप्टर के अंदर जाना कि कितने प्रकार के आदिवासी होते हैं, ठीक है। चारों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे झूम खेती करने वालों के बारे में, शिकारी संग्राहकों के बारे में, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि भैया जानवर यानी कि पशुपालकों के बारे में हमने जाना, है ना। तो इसके बाद में हमने किसके बारे में जाना, 3 हो गए, 4, ठीक है। इसके बाद हमने एक जगह खेती करने वालों के बारे में जाना, ठीक है। इसके बाद जो अंग्रेजों ने उनके ऊपर कानून लेके आए उसके बारे में जाना, ठीक है। किस प्रकार से उनके जीवन को प्रभावित हुए, ठीक है, किस प्रकार से उनका जीवन एकदम खराब होता चला गया, जो भी कानून थे उनसे उनका जीवन किस प्रकार खराब हुआ, ठीक है, इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। इसके बाद व्यापार की समस्या क्या हुई, जो रेशम के कीड़े वाले थे, ठीक है, उसके बारे में जाना कि किस प्रकार से इन बेचारों का जो व्यापार था पूरी तरह ठप हो गया, ठीक है, उनकी जीवन शैली पूरी नष्ट हो गई, इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। और काम की तलाश में लोग जाते थे तो इनसे बेगार करवाया जाता था, है ना, पैसा नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो और इसके अलावा बिरसा मुंडा के जो भी जो उसने लड़ाई लड़ी है उसके बारे में हमने जाना, ठीक है। तो यही था चैप्टर का सार, बहुत ईजी चैप्टर है, इसको आप पढ़ते ही अगर आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपको चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।